Welcome to Study with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 18 ऑफ सीपीसी। ये ऑर्डर हियरिंग ऑफ द सूट इन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से संबंधित है, यानी कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। इस ऑर्डर में रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 19 तक दिए गए हैं और ये सारे के सारे रूल आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, ऑर्डर नंबर 14 के तहत इश्यूज को फ्रेम किया जाता है और इससे पहले बहुत सारी चीजें जैसे की जाती हैं ऑर्डर नंबर 10 से लेकर ऑर्डर नंबर 13 में। इन सबको करने के बाद ऑर्डर नंबर 14 के तहत जब इश्यूज को फ्रेम किया जाता है तो जो भी चीजें हम करते हैं ऑर्डर नंबर 10 से लेकर ऑर्डर नंबर 13 में वो बहुत हेल्पफुल होती हैं और ये चीज हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। तो अब इन सब चीजों के होने के बाद, यानी कि अब ऑर्डर 14 के तहत इश्यूज को फ्रेम कर लिया गया है। अब जब इश्यूज फ्रेम हो गए हैं तो कोर्ट अब उनको ट्राई करेगा, तो अब ट्रायल चलेगा। तो जब ट्रायल चलेगा तो जैसे कि सूट की हियरिंग होगी, अब तो जब सूट की हियरिंग हो रही है तो यहाँ पर शुरुआत करने का राइट किसे होगा? इस चीज के लिए रूल नंबर 1 में ये कहा गया है कि जो राइट टू बिगिन है बेसिकली वो किसका होता है? प्लेंटिफ का होता है, यानी कि प्लेंटिफ को होता है शुरुआत करने का अधिकार। और ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लेंटिफ है वो इस राइट को एज अ प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जो डिफेंडेंट है वो क्या कर लेता है? एडमिट कर लेता है उन फैक्ट्स को जो कि प्लेंटिफ ने एलेज किए थे, तो इस सिचुएशन में ये जो राइट है शुरुआत करने का वो प्लेंटिफ का नहीं रहता है। और जो डिफेंडेंट है वो ये कंटेंट करता है अगर कि भाई या तो पॉइंट ऑफ लॉ की वजह से या फिर उन एडिशनल फैक्ट्स की वजह से जो कि डिफेंडेंट ने उठाए हैं, एलेज किए हैं, जो प्लेंटिफ है वो उस रिलीफ के किसी पार्ट के लिए एंटाइटल नहीं है जिसकी वो मांग कर रहा है, तो इस सिचुएशन में जो राइट टू बिगिन है वो किसका हो जाता है? वो हो जाता है डिफेंडेंट का। तो ये कहा गया है रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला सब रूल दिया गया है वो ये कहता है कि उस दिन जो कि सूट की हियरिंग के लिए फिक्स किया गया था या फिर कोई और ही दिन जिस दिन के लिए सूट की हियरिंग क्या कर दी गई? एडजर्न कर दी गई है। लाइक जैसे कि सूट की हियरिंग फिक्स की गई थी जिस दिन के लिए, तो उस दिन जो था पार्टी बीमार पड़ गई या फिर पार्टी के विटनेसेस बीमार पड़ गए, तो ये सफिशिएंट कॉज जो है पार्टी ने कोर्ट में शो किए कि भाई जो सूट की हियरिंग है उसको आप फ्यूचर डेट के लिए क्या कर दीजिए? पोस्टपोन कर दीजिए, एडजर्न कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में उस दिन जिस दिन के लिए सूट की हियरिंग क्या कर दी गई है? एडजर्न कर दी गई है। जो पार्टी राइट रखती है शुरुआत करने का, उस दिन जिस पार्टी को राइट टू बिगिन है वो क्या करेगी? अपना केस स्टेट करेगी और जो भी एविडेंस उन इश्यूज के सपोर्ट में उसके पास हैं जिनको प्रूफ करने के लिए वो बाउंड है, उन एविडेंस को वो प्रोड्यूस करेगी। फिर उसके बाद जो अदर पार्टी है वो क्या करेगी? अब वो केस को स्टेट करेगी और अगर उसके पास कोई एविडेंस वगैरह है तो वो उन एविडेंस को प्रोड्यूस करेगी एंड मे देन एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस। फिर उसके बाद कोर्ट को पूरे केस के बारे में जो अदर पार्टी है वो एड्रेस कर सकेगी। अब इसके बाद सब रूल 3 में कहा गया है कि जो राइट टू बिगिन वाली पार्टी है जिसने शुरुआत की थी, अब वो क्या कर सकेगी? पूरे केस के बारे में जनरली रिप्लाई दे सकेगी। अब यहाँ पर कुछ सब रूल नंबर 1 में 2002 में ऐड किए गए थे जो कि है सब रूल 3A से लेकर सब रूल 3D तक। तो यहाँ पर सब रूल 3A की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी केस में क्या कर सकती है? ओरल आर्ग्यूमेंट एड्रेस कर सकती है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकती है और उनको कंक्लूड करने से पहले अगर कोर्ट क्या करता है, उसको परमिट करता है, तो वो उनको रिटर्न में रिड्यूस कर सकती है अपने केस के सपोर्ट में। और जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो फॉर्म करेंगे रिकॉर्ड का पार्ट, यानी कि वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट दिए हैं पार्टी ने वो साइमल्टेनियसली उनकी कॉपी अपोजिट पार्टी को क्या कर दी जाएगी? दे दी जाएगी, फर्निश कर दी जाएगी। और ये कहा गया है कि कोई भी एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा रिटर्न आर्ग्यूमेंट को फाइल करने के पर्पस के लिए, जब तक कि जो कोर्ट है वो क्या नहीं कर देती है? ये कंसीडर नहीं करती है कि भाई इस पर्पस के लिए एडजर्नमेंट करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? रीजन क्या है? अगर एडजर्नमेंट का ऑर्डर दे रही है ना कोर्ट,
तो रीजंस भी राइटिंग में कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। और यहाँ पर सब रूल 3D में कहा गया है कि जो कोर्ट है वो क्या करेगी, ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए बाय आइदर ऑफ द पार्टीज इन अ केस क्या करेगी, ऐसा टाइम लिमिट फिक्स करेगी जो कि उसको सही लगता है। अब यहाँ पर रूल 3 की अगर हम बात करें तो इसको समझने से पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। तो इस चीज के लिए आप दो लोगों को प्रिज्यूम करेंगे, एक तो ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। जो ए पर्सन है वो पार्टी बिगिनिंग है, जिसने केस की शुरुआत की है, जिसको राइट टू बिगिन था, और जो बी है वो अदर पार्टी है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 ये कहता है कि अगर सेवरल इश्यूज हैं और उनमें से कुछ इश्यूज को प्रूव करने का जो बर्डन है वो अदर पार्टी के ऊपर है, यानी बी के ऊपर है, तो इस सिचुएशन में जो पार्टी बिगिनिंग है यानी कि जो ए है उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो क्या कर सकती है, उन इश्यूज के ऊपर भी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है जिनको प्रूव करने का बर्डन अदर पार्टी के ऊपर है, या फिर उन एविडेंस को वो रिजर्व करके रख सकती है। किस चीज के लिए? कि भाई जो अदर पार्टी है यानी कि जो बी है, जब वो उन इश्यूज के ऊपर एविडेंस प्रोड्यूस करेगा तो तब वो उनके आंसर में क्या करेगी, उन एविडेंस को जो उन इश्यूज के संबंध में उसके पास है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इस चीज के लिए वो जो पार्टी बिगिनिंग है उन एविडेंस को क्या कर सकती है, रिजर्व करके रख सकती है। फिर उसके बाद जैसे कि जो अदर पार्टी है वो क्या कर रही है, जिन इश्यूज को प्रूव करने का बर्डन उसके ऊपर था वो उनके लिए एविडेंस वगैरह लेकर आ गई है, एविडेंस उसने प्रोड्यूस कर दी है। तो अब जो पार्टी बिगिनिंग है जिसने एविडेंस को रिजर्व करके रखा था वो उन इश्यूज के ऊपर क्या करेगी, एविडेंस प्रोड्यूस कर सकेगी। फिर इसके बाद जो अब अदर पार्टी है अब उसकी बारी आती है, अब वो स्पेशली रिप्लाई करेगी ऑन द एविडेंस सो प्रोड्यूस बाय द पार्टी बिगिनिंग। जो पार्टी बिगिनिंग है उसने जो एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं उनके लिए अब वो स्पेशली रिप्लाई कर सकेगी। फिर इसके बाद जो पार्टी बिगिनिंग है जिसने शुरुआत की थी, जिसको राइट टू बिगिन था, वो एंटाइटल होगी टू रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस। पूरे केस के ऊपर वो रिप्लाई करने के लिए फिर वो अब एंटाइटल होगी। तो ये कहा गया है रूल नंबर 3 में। अब यहाँ पर रूल 3A की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी ये विश करती है कि उसको एज अ विटनेस क्या किया जाए, एग्जामिन किया जाए, तो इस सिचुएशन में उसको अपीयर होना होगा बिफोर एनी अदर विटनेसेस ऑन हिज बिहाफ हैज बीन एग्जामिन। उन विटनेस के एग्जामिनेशन से पहले उसको अपीयर होना होगा जो कि उसके बिहाफ में एग्जामिन किए जाने हैं, जब तक कि जो कोर्ट है फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड क्या नहीं कर देती है, उसको परमिट नहीं कर देती है टू अपीयर एज हिज ऑन विटनेस एट अ लेटर स्टेज। यानी कि पहले तो इन्होंने ये कह दिया है कि भाई जो पार्टी चाहती है एज अ विटनेस अपीयर होना, तो उसको अपीयर होना पड़ेगा उन विटनेसेस के एग्जामिनेशन से पहले जो कि उसके बिहाफ में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। पहली शर्त तो ये है। लेकिन अगर जो कोर्ट है उसको लेटर स्टेज पर क्या कर देती है, परमिट कर देती है किन्हीं कारणों की वजह से जो कि वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी कोर्ट, तो तब इस सिचुएशन में जो पार्टी एज अ विटनेस अपीयर होना चाह रही है वो लेटर स्टेज पर भी एज अ विटनेस अपीयर हो सकती है। यानी कि जो उसके बिहाफ पे विटनेसेस एग्जामिन किए जाने हैं तो उनकी एग्जामिनेशन के बाद भी जो पार्टी एज अ विटनेस अपीयर होना चाहती है वो अपीयर हो सकती है। कहने का मतलब है ये। और यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो रूल नंबर 3A है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्री एग्जाम में आता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो पार्टी है वो एज अ विटनेस अगर अपीयर होना चाहती है तो इससे संबंधित जो रूल है वो कहाँ दिया गया है, तो ये आपका रूल नंबर 3A ऑफ ऑर्डर नंबर 18 में दिया गया है। अब यहाँ पर रूल 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है पहली लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में पूछी जाती है। ऐसे करके पूछा जाता है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है विटनेसेस का वो कैसे होता है, वो होता है एफिडेविट पे। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये चीज कहाँ पर दी गई है, तो ये दी गई है ऑर्डर नंबर 18 के रूल नंबर 4 के सब रूल 1 में। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि प्री में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 का जो सब रूल 1 है इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि हर एक केस में जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है वो एफिडेविट पे किया जाएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है उसी पार्टी के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाना विटनेसेस का जिसने विटनेसेस को बुलाया है। तो यहाँ पर जब वो विटनेसेस को एग्जामिन कर रही है और वो चीज एफिडेविट पे की जा रही है तो उसकी कॉपी अपोजिट पार्टी को वो देगी। ठीक है, वो पार्टी जिसने विटनेसेस को बुलाया है एविडेंस के लिए, जो कि उनका एग्जामिनेशन इन चीफ कर रही है एफिडेविट पे, तो वो उस चीज की कॉपी जो है वो अदर पार्टी को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। और प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि जहां पर
डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किए जाते हैं और पार्टीज उन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करती है, तो उन डॉक्यूमेंट का प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी जो कि फाइल किए गए अलोंग विद एफिडेविट, ये सब्जेक्ट में होते हैं किसके, कोर्ट के ऑर्डर के। इस चीज को डिटरमाइन करता है कौन, कोर्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब यहाँ पर सब रूल 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कि जो विटनेसेस आए हुए हैं उनका जो एग्जामिनेशन इन चीफ किया गया है एफिडेविट पर, उसको एफिडेविट को क्या कर दिया गया है, कोर्ट में फर्निश कर दिया गया है। तो अब उन विटनेसेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है एंड री एग्जामिनेशन जो है वो या तो कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा या फिर बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट, कोर्ट ने जिस कमिश्नर को अपॉइंट किया है उसके द्वारा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है सब रूल 2 के तहत, उसके लिए प्रोवाइजो में बात मेंशन है कि जो कोर्ट है कमीशन को अपॉइंट करते समय सब रूल 2 के तहत उन रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर करेगी जो वह सही समझे। फिर नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि अगर जो सूट है वो ट्राई किया जा रहा है बाय द हाई कोर्ट, जो कि अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है, तो वहां पर जो एविडेंस है वो ऑर्डिनरली रिकॉर्ड किए जाते हैं बाय द कमिश्नर, जब तक कि जो कोर्ट है कुछ और डायरेक्ट नहीं कर देती है। बेसिकली जो हाई कोर्ट है अगर वो अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है तो वहां पर क्या होता है कि जो विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, कमिश्नर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है उनमें ये चीज होती है कि या तो कोर्ट खुद ही रिकॉर्ड करती है विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, या फिर इस चीज के लिए कोर्ट कमीशन को अपॉइंट करती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर सब रूल 3 में ये कहा गया है कि जैसे कि कोर्ट हो गई या फिर कमिश्नर जो भी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है एविडेंस विटनेसेस का, तो वो या तो राइटिंग में करेंगे ऐसा या फिर मैकेनिकली करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द जज और ऑफ द कमिश्नर एज द केस में भी। और अगर जो एविडेंस है वो कमिश्नर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो उस एविडेंस को जो कि वो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी रिपोर्ट के साथ राइटिंग में जिसपे वो साइन वगैरह करेगा उस कोर्ट को रिटर्न करेगा जिसने उसको अपॉइंट किया था, और जो एविडेंस है वो सूट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, यानी कि सूट के रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सब रूल 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि वो जब विटनेस को एग्जामिन कर रहा है उस दौरान वो क्या कर सकता है, विटनेस के हाव भाव को भी रिकॉर्ड कर सकता है। अगर विटनेस का हाव भाव रिकॉर्ड करना उसको मटीरियल लग रहा है, लाइक जैसे कि विटनेस कोई जवाब देते हुए घबरा रहा था तो विटनेस का ये हाव भाव अगर कमिश्नर को मटीरियल लग रहा है तो वो उसको क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पर तो कमिश्नर को पावर दी गई है ये, लेकिन अगर हम बात करें कि कोर्ट को ये पावर कहां पर दी गई है तो इसी ऑर्डर में रूल नंबर 12 में, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आप सीआरपीसी का जो सेक्शन है 280 वो भी लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोवाइजो दिया गया इसमें कहा गया है कि जब एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है कमिश्नर के द्वारा तो अगर उस दौरान कोई ऑब्जेक्शन वगैरह रेज होते हैं तो उनको कमिश्नर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और वो ऑब्जेक्शन डिसाइड कौन करेगा, ये आपका प्री में पूछा जाता है। तो वो ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएंगे बाय द कोर्ट एट द स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आएगी उस स्टेज पर वो ऑब्जेक्शन डिसाइड कौन करेगा, वो ऑब्जेक्शन डिसाइड करेगा कोर्ट। और इसके बाद सब रूल 5 में कहा गया है कि जो रिपोर्ट वगैरह कमिश्नर तैयार करेगा वो उस कोर्ट को वो सबमिट करेगा जिसने उसको अपॉइंट किया था, वो भी विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कमीशन। जिस दिन कमीशन इशू हुई थी उस दिन से 60 डेज के अंदर उसने क्या करना होगा, जो रिपोर्ट कमिश्नर ने तैयार की है उस रिपोर्ट को उस कोर्ट में सबमिट करना होगा जिस कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया था, जब तक कि जो कोर्ट है किन्हीं रीजंस की वजह से जो कि कोर्ट रिकॉर्ड करेगी क्या नहीं कर देती है, इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर देती है। सब रूल 6 में कहा गया है कि या तो हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो भी है वो क्या करेंगे, वो एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए रूल नंबर 4 के तहत कमिश्नर्स का पैनल प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके बाद सब रूल 7 में कहा गया है जो कोर्ट है वो बाय जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है वो अमाउंट जो कि कमिश्नर को उनकी सर्विस के लिए रिम्यूनरेशन के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में पे की जाएगी। उस अमाउंट को जो कोर्ट है वो या तो बाय जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। और यहाँ पर जो आपके ऑर्डर नंबर 26 में रूल्स है, रूल नंबर 16, 16A, 17, 18, जिनको हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर नंबर 26 डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर इन रूल्स में जो प्रोविजंस हैं
वो जहां तक एप्लीकेबल होते हैं वहां तक अप्लाई होंगे। कहां पर? रूल नंबर 4 के तहत कमीशन के इशू, एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न के ऊपर। तो ये तो था आपका रूल नंबर 4 जो कि विटनेसेस के एविडेंस की रिकॉर्डिंग से संबंधित था। अब यहाँ पर रूल 5 जो दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो अपीलिएबल केसेस होते हैं जिनमें अपील अलाउ होती है, उनमें विटनेस के एविडेंस को कैसे लिया जाता है। और अगर हम बात करें नॉन अपीलिएबल केसेस की, जहां पर अपील अलाउ नहीं होती है, उनमें विटनेस का एविडेंस कैसे लिया जाएगा, इससे संबंधित आपका रूल है रूल नंबर 13 जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम रूल 5 को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि अगर ऐसे केसेस हैं जिनमें अपील क्या होती है, अलाउ होती है, तो इन केसेस में हर एक विटनेस का एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में राइटिंग में लिया जाएगा, इन द प्रेजेंस एंड अंडर द पर्सनल डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। पहला तरीका ये हो गया। या फिर इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ द जज, यानी कि जो जज है वो डिक्टेट करेगा डायरेक्टली ऑन अ टाइपराइटर, यानी कि जज डिक्टेट करेगा और टाइपराइटर पर साथ साथ में उसको टाइप किया जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। या फिर तीसरा तरीका ये है कि भाई जो विटनेस है उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा मैकेनिकली इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द जज, अगर जज इस चीज के लिए डायरेक्ट करता है किसी रीजन की वजह से जिसको वो रिकॉर्ड करता है। तो तीसरा तरीका ये भी है अपीलिएबल केसेस में विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड करने का। अब अगर हम बात करें कि भाई जो नॉन अपीलिएबल केसेस होते हैं वहां पर विटनेसेस का एविडेंस कैसे लिया जाएगा, इसके लिए रूल नंबर 13 में ये कहा गया है कि ऐसे केसेस में जहां पर अपील अलाउ नहीं होती है, मतलब जो नॉन अपीलिएबल केसेस होते हैं, वहां पर जरूरी नहीं होता है कि जो विटनेसेस हैं उनका एविडेंस एट लेंथ यानी कि विस्तार पूर्वक लिखा जाए, डिक्टेट किया जाए या फिर रिकॉर्ड किया जाए। समझ में आया? पहली चीज तो इन्होंने ये क्लियर कर दी। तो भाई अब एविडेंस लिया कैसे जाएगा, तो इस चीज के लिए आगे इन्होंने कहा है कि जो जज है वो क्या कर सकते हैं, वो हर एक विटनेस का जैसे जैसे एग्जामिनेशन होता जाता है वैसे वैसे हर एक विटनेस का जो डिपोजिशन है उसके सब्सटेंस का वो एक मेमोरेंडम राइटिंग में तैयार करेंगे या फिर डायरेक्टली ऑन द टाइपराइटर डिक्टेट करके तैयार करेंगे। मतलब डिक्टेट करेंगे बोलकर, यानी कि बोलकर टाइपराइटर पे टाइप करवा के, या फिर मैकेनिकली उसको वो रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर जो विटनेसेस के डिपोजिशन के सब्सटेंस का जो मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है उसके ऊपर साइन होंगे जज के, या फिर वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा एंड वो फॉर्म करेगा रिकॉर्ड का पार्ट, मतलब जो सूट का रिकॉर्ड है उसका वो पार्ट बन जाएगा। तो ये कहा गया है रूल नंबर 13 में। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। यहाँ पर ये कहा गया है कि कब जो डिपोजिशन है यानी कि विटनेस ने जो क्या दिया है, एविडेंस दिया है, विटनेस का जो एविडेंस होता है ना उसको कहते हैं डिपोजिशन। तो जो डिपोजिशन है वो कब इंटरप्रेट की जाएगी, तो यहाँ पर कहा यह गया है कि अगर जो एविडेंस है वो लिया गया है इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट इज गिवन, यानी कि जिस लैंग्वेज में एविडेंस दिया गया था उस लैंग्वेज के अलावा किसी और ही लैंग्वेज में एविडेंस को रिकॉर्ड किया गया है, एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज टेकन डाउन। अब इस लैंग्वेज को जिसमें एविडेंस विटनेस का रिकॉर्ड किया गया है उसको विटनेस समझता नहीं है, उसको वो नहीं आती है। तो इस सिचुएशन में जो एविडेंस है वो जिस लैंग्वेज में दिया गया था उस लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा विटनेस को। इसके बाद रूल 7 ये कहता है कि अगर जो एविडेंस है वो सेक्शन 138 के तहत लिया गया है तो वो किस फॉर्म में लिया जाएगा, वो उस फॉर्म में लिया जाएगा जैसा कि रूल नंबर 5 में प्रेस्क्राइब्ड है, जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और वो पढ़ा जाएगा और साइन किया जाएगा एज ओकेशन में रिक्वायर। और अगर वो एविडेंस टेक डाउन किया गया है रूल 5 के तहत तो इस सिचुएशन में वो इंटरप्रेट एंड करेक्ट किया जाएगा। ये कहा गया है रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 8 में ये कहा गया है कि अगर जो एविडेंस है वो जज के द्वारा राइटिंग में नहीं लिया गया है या फिर ओपन कोर्ट में उसकी डिक्टेशन यानी कि उसके द्वारा बोलकर नहीं लिखवाया गया है या फिर उसकी उपस्थिति में उसकी प्रेजेंस में मैकेनिकली रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो इस सिचुएशन में जो जज है वो इस चीज़ के लिए बाउंड है कि भाई जैसे जैसे हर एक विटनेस का एग्जामिनेशन प्रोसीड होता जाता है वैसे वैसे वो हर एक विटनेस के डिपोजिशन के सब्सटेंस का मेमोरेंडम क्या करेगा, तैयार करेगा, एंड सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइन बाय द जज। और ये जो मेमोरेंडम है वो लिखा और साइन किया जाएगा जज के द्वारा और फॉर्म करेगा रिकॉर्ड का पार्ट।
ये कहा गया है रूल नंबर 8 में। नेक्स्ट रूल है रूल 9। ये बताता है कि कब एविडेंस को इंग्लिश में लिया जा सकेगा, कब एविडेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन इन्होंने ये दी है कि अगर ऐसा होता है कि जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो इस सिचुएशन में अगर कोई विटनेस क्या कर रहा है, इंग्लिश में एविडेंस दे रहा है, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा ही हीरो समझ रहा है, इंग्लिश में एविडेंस दे रहा है, तो अब इंग्लिश में वो बोल रहा है, एविडेंस दे रहा है, इंग्लिश में दे रहा है, तो अब इस एविडेंस को इंग्लिश में ही क्या किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो भी तब जब अगर ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं, जो इन पर्सन अपीयर हुई हैं, वो सारी की सारी पार्टी जो खुद ही अपीयर हुई हैं कोर्ट में, और अगर वो अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हुई हैं, तो उनके प्लीडर क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो जज है वो उस एविडेंस को जो कि इंग्लिश में दिया जा रहा है उसको इंग्लिश में ही क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंग्लिश में ही उसको ले सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई अगर ऐसा होता है कि जो एविडेंस है वो इंग्लिश में नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दे रहे हैं एविडेंस, किसी और ही लैंग्वेज में एविडेंस दिया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं, जो इन पर्सन अपीयर हुई हैं, वो सारी की सारी पार्टी जो खुद ही अपीयर हुई हैं कोर्ट में, और अगर वो अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हुई हैं, तो उनके प्लीडर क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ से ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहे हैं कि अगर वो एविडेंस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दिया गया है, अगर उस एविडेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इस चीज़ से अगर वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो तब इस सिचुएशन में जो एविडेंस है वो इंग्लिश में लिया जा सकेगा। तो इतनी सी बात कही गई है रूल नंबर 9 में। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। ये कहता है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, या तो खुद ही या फिर तब जब कोई पार्टी या फिर पार्टी का कोई प्लीडर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर, और कोई ऑब्जेक्शन किसी सवाल को लेकर क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, लिख सकता है, अगर ऐसा करने के लिए कोई स्पेशल रीजन है तभी। रूल नंबर 11 में ये कहा गया है कि अगर कोई सवाल विटनेस से पूछा जा रहा है और उसके ऊपर जो पार्टी है या फिर प्लीडर जो है पार्टी का, वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि भाई आप ऐसा सवाल हमारे विटनेस से नहीं पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, इसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसा सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर जो कोर्ट है वो उस सवाल को पूछे जाने के लिए अलाउ करती है, तो तब जो जज है वो क्या करेगा, उस सवाल को और जो आंसर है उसको, और जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था और जिस पर्सन ने ऑब्जेक्शन रेज किया था उसके नाम के साथ, इन सबको क्या करेगा, कोर्ट टुगेदर विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट देयर ऑन रिकॉर्ड करेगा। इतनी सी बात कही गई है रूल नंबर 11 में। इसके बाद रूल नंबर 12 में ये कहा गया है कि जैसा कि हमने रूल नंबर 4 के सब रूल 4 में डिस्कस किया था वही चीज, वहां पर तो ये कहा गया था कि जो कमीशन है वो क्या कर सकती है, अगर विटनेस का कोई हाव भाव ऐसा है जो उसको लग रहा है कि इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, मटेरियल लग रहा है रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड कर सकती है। तो यहाँ पर रूल नंबर 12 में ये कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर जो कोर्ट है वो क्या कर रही है, किसी विटनेस को एग्जामिन कर रहा है, तो उसको एग्जामिन करते समय कोई उसका बिहेवियर जो है, उसका जो भी मतलब हाव भाव है, उसको लगता है कि हाँ इसको रिकॉर्ड करना क्या है, मटेरियल है, मतलब इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो उसको कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकती है कि भाई ये सवाल मैंने पूछा था एग्जामिन करते टाइम, तो इस सवाल का जवाब देने में ये थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो इस तरीके से जो भी हाव भाव था विटनेस का, वो अगर कोर्ट को लगता है कि इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तो वो उसको रिकॉर्ड कर सकती है। ये कहा गया है रूल नंबर 12 में, और यहाँ से लिंक करके आप सीआरपीसी का सेक्शन 280 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि जैसे कि मान लो होता क्या है कि जो जज है उसने क्या किया, कोई एविडेंस वगैरह यहाँ पर जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत लिया है, या फिर कोई मेमोरेंडम वगैरह तैयार किया है इन रूल्स के तहत जो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर एविडेंस वगैरह जज ने ले लिया है और मेमोरेंडम वगैरह यहाँ पर जो रूल हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत तैयार वगैरह कर लिया है। तो इसके बाद होता क्या है, जो जज एविडेंस लिया है या फिर मेमोरेंडम तैयार किया है जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत, वो मर गया या फिर उसका ट्रांसफर हो गया या फिर किसी और रीजन की वजह से वो ट्रायल कंक्लूड कर नहीं सकता है, तो इस सिचुएशन में जो उसका सक्सेसर होगा, जो उसकी जगह आएगा अब जज, वो उसी तरीके से
उन एविडेंस या फिर मेमोरेंडम के साथ डील करेगा। जैसे कि मान लो उस सक्सेसर जज ने ही क्या किया है, उन एविडेंस को लिया है, उन मेमोरेंडम को तैयार किया है, एंड मे प्रोसीड विद द सूट फ्रॉम द स्टेज एट विच हिज प्रीडिसेसर लेफ्ट। जो उसका प्रीडिसेसर था, जिस स्टेज से सूट को वो लेफ्ट कर गया था, उसी स्टेज से फिर वो आगे सूट को जो सक्सेसर जज आया है प्रोसीड करेगा। और यहाँ पर सब रूल 2 में ये कहा गया है कि सब रूल 1 के तहत जो प्रोविजन अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सेक्शन 24 के तहत जो सूट ट्रांसफर किया जाता है, उस सूट के तहत जो एविडेंस लिए गए हैं उनके ऊपर वहां तक लागू समझे जाएंगे जहां तक कि वे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं उनके ऊपर। ये कहा गया है सब रूल 2 में। रूल नंबर 16 में बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये बताया गया है कि कब विटनेसेस को कोर्ट इमीडिएटली एग्जामिन कर सकती है। पहली सिचुएशन तो ये कही है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो विटनेस है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लीव करने वाला है, ही इज अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो इस सिचुएशन में, या फिर अगर ऐसा होता है कि टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, क्या किया जाता है, कोर्ट को सफिशिएंट कॉज शो किए जाते हैं कि भाई क्यों उस विटनेस का एविडेंस तुरंत लेना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑफ विटनेस क्या कर सकती है, सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद किसी भी समय उस विटनेस के एविडेंस को उस तरीके से ले सकती है जैसे कि तरीके जो रूल आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं इनमें बताए गए हैं। और यहाँ पर ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो एविडेंस लिया जाएगा वो विटनेस को पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये एविडेंस आपने दिया है, और उसके बाद अगर वो एडमिट करता है कि हाँ ये करेक्ट है, मतलब जो एविडेंस विटनेस से लिया फिर उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं, फिर वो ये कह रहा है कि हाँ यही मैंने एविडेंस दिया था, ये करेक्ट एकदम, तो तब उसके ऊपर विटनेस क्या करेगा, साइन करेगा, और जो जज है वो अगर जरूरी है तो उसको करेक्ट करेगा और उसके ऊपर साइन करेगा। और ये जो एविडेंस लिया गया है ना विटनेस का, इसको एट एनी हेयरिंग ऑफ द सूट की किसी भी हेयरिंग में क्या किया जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा। तो ये कहा गया है रूल नंबर 16 में, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रूल नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कोर्ट है वो सूट की किसी भी स्टेज पर उस विटनेस को जिसको उसने एग्जामिन कर लिया था वापस बुला सकती है, और क्या कर सकती है, जैसे कि कोर्ट को सही लगता है वो क्वेश्चंस उससे पूछ सकती है। और ये चीज जो है, जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे वो अधीन होंगे लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि फॉर द टाइम बिंग एनफोर्समेंट में है, जो लॉ ऑफ एविडेंस में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए ही वो पूछे जाएंगे। और इसके बाद रूल नंबर 18 में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है वो सूट की किसी भी स्टेज पर किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी चीज को जिसके संबंध में कोई क्वेश्चन वगैरह अराइज हुआ है, क्या कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। और जहां पर कोर्ट क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का या फिर चीज का निरीक्षण कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, तो जितना प्रैक्टिकेबल हो सकता है वो क्या करेगा, वो उन रेलेवेंट फैक्ट्स का, जो कि जब वो क्या कर रहा था, उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर रहा था, उसका निरीक्षण कर रहा था, जो भी रेलेवेंट फैक्ट उसको ऑब्जर्व्ड हुए हैं उनका वो क्या करेगा, मेमोरेंडम तैयार करेगा। और जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है वो सूट के रिकॉर्ड के पार्ट में शामिल हो जाएगा, यानी कि वो भी सूट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। ये कहा गया है रूल नंबर 18 में। और यहाँ पर रूल नंबर 19 में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर हमने रूल डिस्कस किए हैं सारे के सारे, इन सब रूल में जो भी बात लिखी है उसके होने के बावजूद भी जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, इंस्टीड ऑफ एग्जामिनिंग विटनेस इन ओपन कोर्ट, यानी कि विटनेस को ओपन कोर्ट में एग्जामिन करने के बजाय क्या कर सकती है, ये डायरेक्ट कर सकती है कि भाई उन विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो कमीशन के द्वारा क्या की जाए, रिकॉर्ड की जाए अंडर रूल 4A ऑफ ऑर्डर नंबर 26। और यहाँ पर रूल 4A जो है ना आपका ऑर्डर नंबर 26 का, उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि कोई पर्सन जो कि विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिसाइड करता है उसको भी क्या किया जा सकता है, कमीशन के थ्रू एग्जामिन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर 18 होता है कंप्लीट। सारे रूल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। और सीपीसी के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर है सेक्शन 17 से लेकर 167 तक के, उन वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स खरीदना है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं कि मैम हमें एविडेंस के नोट्स खरीदने हैं, और उनका प्राइस
800 रुपीज़ है। और हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके अलावा जो हमारे आईपीसी के वीडियो लेक्चर हैं उनके भी नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं। अगर आपको वो खरीदने हैं तो उनको खरीदने के लिए भी आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए। और सीपीसी के भी नोट्स हम तैयार करें जो कि नवंबर एंड तक तैयार हो जाएंगे। जैसे ही तैयार हो जाएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना।